हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम टुडे चैनल पे। और दोस्तों, पटवारी का एग्ज़ाम अभी फरवरी में होने वाला है और उससे रिलेटेड अभी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास इस चैनल पे आना स्टार्ट हो गई है। और ये अभी मैथ्स की पहली क्लास होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पटवारी का जो मैथ्स का सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उस चेंजेस को हम लोग देखेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है और क्या क्या जोड़ा गया है। और दोस्तों, उस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस को आप सही करेंगे। ये मेरा दावा है। अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आप 45 के 45 क्वेश्चन पटवारी के सही करके आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के। ये 101% मेरा दावा है, अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आइए दोस्तों, अब पहली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ बेसिक्स टर्म्स समझेंगे और सिलेबस को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का मेंसुरेशन होने वाला है। और ये मेंसुरेशन एक बड़ा टॉपिक है जो पटवारी के सिलेबस में है। और मेंसुरेशन में आप लोग को पता है, इसको क्षेत्रमिति कहा जाता है, जिसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड और आयतन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होंगी। और दोस्तों, क्षेत्र मिति जो है वो दो टाइप का होता है। पहला 2D होता है और दूसरा 3D होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही समझेंगे कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, क्योंकि बिना इसके समझे हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा कि वो चीज़ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या इस टॉपिक से क्या और उसका रिलेशन है। ये चीज़ें हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, 2D हम लोग समझते हैं। सबसे पहले 2D क्या होता है। कोई भी 2D चीज़ें होती है, 2D का मतलब दो डायमेंशन, दो उसकी डायमेंशंस होंगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इसको टू डायमेंशन बोलते हैं। अब टू डायमेंशनल आकृति क्या होती है, थ्री डायमेंशनल आकृति क्या होती है। जिस आकृति में दो डायमेंशन होती हैं, जो एक्स और वाई एक्सिस पे बन जाता है, उसको हम लोग टू डायमेंशन बोलते हैं। और जो एक्स वाई और जेड जिसके लिए तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ती है, उसको हम 3D ज्यामिति बोलते हैं। तो 2D में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं दोस्तों, जैसे हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज एक ये दो डायमेंशनल फिगर है। क्योंकि दो डायमेंशनल आकृति इसलिए है क्योंकि हम हमारा इसमें ये वाला जो इसका बेस है, अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे बना है। और इसकी जो हाइट है वो हमारी वाई एक्सिस पे बनी हुई है। तो इसलिए ये हमारा 2D फिगर, 2D आकृति में आता है। और दोस्तों, अगर हम लोग इसमें बात करें कि आपका वर्ग हो गया, वर्ग भी एक 2D ज्यामिति, 2D फिगर है, आकृति है। फिर आपका आता है आयत। आयत अगर आप लेते हैं तो इसमें भी ये भी 2D है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बना है इसका बेस, और एक इसकी जो चौड़ाई आप कह लीजिए वो आपकी वाई एक्सिस पे बनी हुई है। तो जो भी आकृति हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनी होती है, उसको हम लोग 2D आकृति बोलते हैं। और 2D आकृति को हम लोग सिर्फ सामने से देख सकते हैं। उसका हमको उसमें कोई आयतन नहीं हम निकाल सकते, उसमें कुछ रखा नहीं जा सकता। उसमें एक तरीके से कहिए कि अगर आप किसी 2D ज्यामिति को हम लोग, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि 2D कोई भी 2D आकृति एक लेते हैं, उसमें देखते हैं कि हम लोग उसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और एग्जाम में हमसे क्या क्या उस आकृति से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अगर दोस्तों हम लोग एक आयत लेते हैं जिसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, एक आयत लेते हैं। और ये एक 2D आकृति है जो एक्स एक्सिस
और ये वाई एक्सिस से मिलके बनी हुई है। तो दोस्तों, अब इसमें हम लोग से एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, या किसी भी एग्जाम में इस 2D आकृति से क्या क्या पूछा जाता है। पहली चीज तो होती है आपकी एक आपका परिमाप पूछा जाता है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है दोस्तों, जो इसकी जो लेंथ जिस लेंथ से मिलके बना होता है, टोटल ये लेंथ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये जो टोटल लेंथ होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से जिस स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग जब दोबारा आते हैं एंड करते हैं, तो ये हम लोग का परिमाप हो जाता है। दूसरा दोस्तों, हम लोग को इसमें पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल, एरिया हमसे पूछ सकता है। एरिया, एरिया क्या है, इसके अंदर का ये जो पूरा पोर्शन होता है, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो आपसे परिमाप पूछ लिया जाता है और एक आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इसमें आपसे कभी आयतन नहीं पूछा जाएगा। आयतन क्यों नहीं पूछा जाएगा, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। आयतन क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आयतन हम उसी आकृति का निकाल सकते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, जिसमें 3 डायमेंशन हो। इसमें 2D जो आकृतियां होती हैं उसमें ऊंचाई या गहराई कह लीजिए, जो भी वो इसमें नहीं होता है, इसलिए हम इसका आयतन नहीं निकाल पाते हैं। आयतन हम उसी आकृति का निकाल पाते हैं जिसमें ऊंचाई दी हो। तो इतना 2D में केवल दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या तो परिमाप आपसे किसी आकृति का पूछ लिया जाएगा, या तो किसी आकृति का आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। आयतन आपसे 2D में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा 3D में आता है, इसलिए हमेशा 3D में पूछा जाएगा आपसे। तो आइए दोस्तों, 2D हमने समझ लिया कि 2D आकृति क्या होती है, और फिर आइए हम लोग दोस्तों समझते हैं कि 3D आकृति क्या होती है। 3D आकृति को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्तों, अब 3D आकृति हम लोग देखते हैं। 3D आकृति हम लोगों ने एक ली हुई है, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, और ये बॉक्स एक 3D आकृति है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3 एक्सिस हैं। ये एक्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है इसमें, और ये जो आपको दिख रही है ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये आपको दिख रही है जो वो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्योंकि ये 3 एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारी 3D आकृति है। 3D आकृति में आपको एक तरीके से कहिए तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई तीनों आपको देखने को मिलती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है इसमें। तो दोस्तों, इस 3D आकृति में आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे वॉल्यूम ही पूछ लिया जाता है कि वॉल्यूम बताइए, आयतन, आयतन बताइए। कोई भी आकृति आपको 3D दे दी जाएगी और उसका आयतन पूछ लिया जाएगा आपसे। दूसरा, आपसे इसमें भी क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। क्षेत्रफल इसमें भी पूछा जाता है। सरफेस एरिया, इस सरफेस की एरिया पूछ लेगा। ये जो एक आप अपने इस 3D जो आकृति बॉक्स है, इसको अपने घर का एक रूम समझिए। इस रूम में अगर आप यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, और तो आपको दिखेगी कि आपके पास 4 दीवारें हैं, एक इधर, इसके अपोजिट में ये, फिर एक दीवार ये, एक दीवार इधर, और एक ऊपर वाली दीवार होगी, और रूफ हो जाएगा और नीचे का फर्श हो जाएगा। तो आपको 6 दीवारें आपको मिलेंगी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपको सरफेस एरिया पूछ लेता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, या फ्रंट का सरफेस एरिया पूछ लेगा। तो आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है इसमें। तो दो चीजें दोस्तों, इसमें आपसे परिमाप नहीं पूछा जाएगा। परिमाप, क्योंकि 3D आकृति का कभी परिमाप नहीं निकलता है, तो इसमें परिमाप नहीं पूछा जाएगा। इसमें परिमाप नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इसका आप नहीं निकाल पाएंगे, इसका 3D आकृति का परिमाप नहीं निकाला जा सकता है। तो इसमें दो चीजें, आपसे आयतन और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा।
तो हम लोगों ने 2D भी समझ लिया कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल आकृतियाँ क्या होती हैं, उसमें हम लोग से क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर हम लोगों ने 3D भी पढ़ लिया कि 3D में क्या क्या पूछा जा सकता है, और उस दोनों को डिफरेंस को समझ लिया हम लोग ने। तो अब हम लोग के लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, आगे के लिए जब इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग के लिए बहुत आसान रहेगा समझना, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया। और दोस्तों फिर आइए, आज के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको कुछ सब्जेक्ट का वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस आपका जो सब्जेक्ट इस टॉपिक का जो बेसिक्स होता है वो आज मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज आए उसमें आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आपको ये ना समझ में आए कि सर्किल क्या होता है, सर्किल का सरकमफरेंस क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, ये चीज़ें हमको बाद में डिस्कस ना करनी पड़े। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज समझ लेंगे, और आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही जब बेस ही नहीं अच्छा रहेगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक भी कहा जाता है, सबसे टफ टॉपिक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके इसमें बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आप इस टॉपिक में आगे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसको बेसिक से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन प्रूफ आपको करवाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बचपन से नहीं, क्लास 9 से ही पढ़ा है कि उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दोस्तों हम लोग आज जानेंगे कि क्यों तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। और यकीन मानिए जब आप प्रूफ करेंगे तो आपको सारी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए नजर आएंगे, कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है पहले से। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए आप लोग। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप इसमें बेसिक सीख रहे हैं, और किसी भी टॉपिक का बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ को आप भी समझते हैं, और एग्ज़ाम में ये कितनी हेल्पफुल करेगी और ये टॉपिक को आगे पढ़ने में कितना हेल्पफुल होगा, वो आप इस वीडियो के बाद ही आप वो कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे का हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में भी आकृतियां देखते हैं, जिसका हमारे एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं आकृतियों से। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आकृतियां हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में समझते हैं। तो पहला आपका है त्रिभुज। त्रिभुज में दोस्तों, त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं, और त्रिभुज किन्हीं भी 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी आप सरफेस पे कोई 3 बिंदु आप लोग खींच सकते हैं। अगर आप 3 बिंदु कोई भी लेते हैं, उनको मिला देते हैं, तो आपका त्रिभुज बन जाता है। तो कैसा भी आप 3 पॉइंट ले लीजिए और तीनों को आप मिला दीजिए एक दूसरे से, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। लेकिन उसकी भी शर्तें होती हैं, वो सब सारी शर्तों को मैं बताऊंगा आपसे कि क्या त्रिभुज के बनने की क्या शर्तें होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों पॉइंट एक कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन में ये तीनों नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ये इसकी शर्तें हैं, ये भी एक शर्त है, लिमिटेशन है, कि आप एक कोलिनियर पॉइंट्स में आप 3 पॉइंट ड्रॉ करके आप एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो त्रिभुज की 3 साइड्स हो गई। जिस एंगल के सामने, ये एंगल ए है तो उसके सामने की साइड को हम लोग ए बोलते हैं, जनरली बोलते हैं। बी एंगल के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी एंगल के सामने की साइड्स को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो के लास्ट में यही देखने वाले हैं कि ये जो 3 कोण हैं, एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ और एंगल सी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, 90 क्यों नहीं होता है, 360 क्यों नहीं होता है, 270 क्यों नहीं होता है, क्यों 180 ही होता है, ये हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे आज हम लोग समझेंगे। और दूसरी आकृति आती है वर्ग। ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर है।
और इस स्क्वायर के वर्ग जिसको बोलते हैं वर्ग, इस वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वर्ग, ये वर्ग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी सारे कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री नहीं बनेगा तो आप इसको वर्ग नहीं बोलेंगे। और इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए ए साइड है तो ये आपकी चारों बराबर होती हैं, चारों बराबर होंगी और ये 90 डिग्री चारों एंगल होंगे, तभी आप इसको वर्ग बोलेंगे, नहीं तो आप नहीं बोल सकते हैं। अगर हम चारों साइड इक्वल हैं और मान लीजिए मैंने ऐसे फिगर बना दिया, ये सब सपोज करिए सब ए है, लेकिन ये 90 डिग्रीज नहीं है, ये 90 डिग्रीज नहीं है, ये 90 डिग्रीज नहीं है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री अगर नहीं होगा तो ये आप इसको वर्ग नहीं कहेंगे, ये वर्ग नहीं होगा। तो ये वर्ग का हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक्स अभी बताता जा रहा हूँ कि हम लोग वर्ग में ये वर्ग क्या होता है। फिर आता है आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत। आयत की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर और पैरेलल होती हैं। ये इसके बराबर होती है और इसके पैरेलल होगी, ये इसके बराबर होगी और इसके पैरेलल होगी। मान लीजिए ये L है और ये इसका B है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा और ये भी B होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दो चीजें हम लोग इसका निकाल सकते हैं। चौथी जो आपकी आकृति आती है वो ये है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज भी कई तरह के चतुर्भुज होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। इसमें आपको सबसे बेसिक एक दिखाया है। इसमें कोई भी 4 साइड्स होती हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि ये इसके बराबर होगा या इसके ये बराबर होगा। इसमें कोई भी 4 A B C D कोई भी लेंथ की आप 4 साइड्स को मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज बन जाता है। लेकिन चतुर्भुज में भी कई प्रकार होते हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसके सारे डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, उसमें क्या क्या, कौन सी उसमें क्या कंडीशन होगी तो कौन सा चतुर्भुज होगा, कौन सी कंडीशन दूसरी बदल जाएगी तो कोई दूसरा चतुर्भुज बन जाएगा। ये सारी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये 4 हम लोग ने बेसिक 2D आकृतियों को डिस्कस किया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कल, नेक्स्ट हम लोग अब इसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए और आइए हम लोग देखते हैं कि सर्कल के, आइए दोस्तों हम लोग सर्कल को देखते हैं। वृत्त, वृत्त एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का और इसका हम लोग बेसिक्स थोड़ा समझते हैं कि ये वृत्त कैसे बना है और इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ों को समझेंगे। सपोज ये एक वृत्त मैंने बनाया है और इसका ये सेंटर है और सेंटर ओ मान लीजिए इसको, और सेंटर से ये वृत्त एक ऐसा, इसका वृत्त का जो सेंटर होता है उस सेंटर से इसकी परिधि जो होती है इससे हमेशा डिस्टेंस बराबर होगी, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए। यहाँ पे आप लेते हैं तो भी हम लोग को ये R मिलने वाला है। तो इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप लेते हैं तो आपको R ही रहेगा इसकी सेंटर से हर बिंदु पे। और ये सर्कल बनता कैसे है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। किसी भी एक सेंटर से, कोई एक सेंटर ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट से हम लोग एक फिक्स दूरी, एक कोई फिक्स दूरी आप बना लीजिए। उस फिक्स दूरी से हम लोग जो जितने भी पॉइंट्स बनाते जाएं ऐसे, उस पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग एक सर्किल को ड्रा करेंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है और इसकी हर एक फिक्स दूरी से, इसकी दूरी सेंटर से इसकी परिधि की दूरी एकदम फिक्स होती है और ये जो फिक्स दूरी होती है इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसको त्रिज्या बोला जाता है।
तो दोस्तों सर्किल का निर्माण ऐसे हुआ है, और हम लोग दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे ये कि इसका जो ये परिधि जिसको बोलते हैं, परिधि, सरकमफरेंस इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये परिधि 2 पाई आर, आप लोगों ने सुना होगा कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। वो 2 पाई आर क्यों होती है ये भी हम लोग आज जानते हैं। दोस्तों जब हम एक इस सर्किल को एक पहिया समझिए, ठीक है, तो जब एक पहिया समझ के हम इसको एक 360 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है, 360 घुमाते हैं, एक ऐसे 360 घुमाएंगे, ठीक है। तो जब 360 घुमाते हैं, या आगे इधर से घुमा लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए, तो 360 जब घुमाते हैं हम लोग, तो इसको घुमाने के बाद हम लोग इस ये जो आपका जो ये वाला पॉइंट है वो इस सेंटर पे आ जाएगा और वृत्त ऐसे हो जाएगा, ये वृत्त ऐसे हो जाएगा, और ये आपका सेंटर अब यहाँ आने वाला है, हो जाएगा। तो जब यहाँ ये सेंटर हो जाएगा तो हम लोग ये पूरी डिस्टेंस हम लोग ने कितनी चल दी, ऐसे एक पूरा पहिया घूमा जब, तो उसने ये पूरी डिस्टेंस कवर किया। तो एक आपको पता है कि अगर आप एक बिंदु पे पूरा घूम जाते हैं तो आप लोग उसमें कितने एंगल घूमते हैं, 360 डिग्री आप लोग घूम जाते हैं, 360 डिग्री, जिसको हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू हमेशा 180 के बराबर होती है, अगर डिग्री में देखा जाए तो पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 2 पाई आपको 360 हो जाता है। मतलब आप एक बिंदु पे 360 जब घूमेंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे एक बार। तो और कितनी फिक्स डिस्टेंस लेके घूमे हैं, क्योंकि एक पहिया इतना बड़ा भी हो सकता है, पहिया इतना बड़ा भी हो सकता है, तो आप लोग किस उस फिक्स डिस्टेंस को लेके घूमे हैं उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें हम लोग एक फिक्स जो डिस्टेंस इसकी त्रिज्या है आर, इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहीं से हमारी परिधि आ जाती है 2 पाई आर। इतनी डिस्टेंस हम लोग चल लेते हैं, क्योंकि ये जो होता है, अब ये कहाँ से आ गया 2 पाई आर, क्यों हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो जो चाप होता है, चाप, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये परिधि जो होती है एक चाप है, इतना चाप हम लोग ने पूरा चला है, एक पूरा ये एक इतना बड़ा चाप हम लोग ने आगे की तरफ चल दिया है, तो यही परिधि हो जाएगा, क्योंकि हम लोग परिधि जानते हैं इसका पूरे डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस ही तो परिधि है। तो ये एक जब हम इसको 360 घुमाए तो ये पहिया यहाँ आ गया, ऐसे घूम गया, तो उसी को परिधि बोलेंगे। तो परिधि जो होगा वो चाप होगा। तो चाप में क्या होता है, कोण, कोण हमने पढ़ा 2 पाई, कोण 360 घुमा है पूरा पूरा, तो 2 पाई, और गुणे इसकी जो त्रिज्या होगी आर, तो वही 2 पाई आर आपका इसकी परिधि हो जाती है। फिर दोस्तों इसमें एरिया की बात आती है, इसके एरिया के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी एरिया क्या होगी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें हम लोग सेमी सर्किल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्वार्टर सर्किल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग उसमें पूरा जब सर्कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो टोटल इसमें कवर करूंगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने बेसिक समझ लिया कि एक सर्कल कैसे बना है और इसकी परिधि कैसे आती है। कोई आपको जल्दी नहीं बताता है कि ये 2 पाई आर कैसे आता है, आपको बता देगा कि परिधि क्या होती है, 2 पाई आर आपको फार्मूला रटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बताया कि जब आप 360 घूमते हैं तो ये जो आपका पहिया है एक सर्किल के आकार का, वो आपका घूम के ऐसे हो जाता है, और उसका जो सेंटर है वो 360 जब घूम के यहाँ आ जाता है तो आपका परिधि कैसे निकलती है। तो ये डिस्कस हो गया इसमें। अब दोस्तों आते हैं कि आपको जो मैंने बताया था कि आज हम लोग त्रिभुज के बारे में एक स्पेशल उसका प्रूफ देखेंगे।
उसको हम लोग प्रूफ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रूफ को देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 होता है उसको हम लोग एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्यों तीनों कोणों का योग 80 ही होता है, 180 ही होता है। क्यों 90 नहीं होता है, क्यों 190 नहीं होता है, क्यों 200 नहीं होता है, क्यों 360 नहीं होता है, इसको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक प्रमेय बता दूं। एक थियरम होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, दो एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा ऐसे जाती है, ऐसे कोई एक तिर्यक रेखा गई इनके बीच से, तो इसमें आपको पता होगा कि ये एकांतर कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये आपको ये प्रमेय आपको पता होगा पहले से। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा जाती है, एक तिर्यक रेखा जाती है, तो उसके एकांतर कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब दोस्तों इसका भी प्रूफ यही देख लीजिए कि क्यों होता है। सपोज करिए तिर्यक रेखा ऐसे गई है, मान लीजिए एक सीधी रेखा गई होती, तो भी ये वैलिड होना चाहिए ये थियरम। तो वैलिड ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखिए इधर 90 डिग्री बनेगा पैरेलल लाइन पे, परपेंडिकुलर अगर उसके रहेगी तो 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा पैरेलल। पैरेलल अगर इसके है तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो देखिए ये 90 तो ये भी 90। तो अगर हमने एक बराबर इसके लाइन परपेंडिकुलर खींच के देख लिया, ये जो थियरम है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको वैलिडेट करके हम लोग देख लिए कि ये थियरम सबके लिए सही है, तो आपका ये एकांतर कोण इसके एकांतर कोण के बराबर। ऐसी तिर्यक रेखा है। आइए हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा अच्छा त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ने एक इसको ए बोला, इसको बी, इसको बोल दिया सी। तो दोस्तों अब हम इसमें इसके ये वाला जो एंगल होता है त्रिभुज में, इसको हम बोलेंगे ए, एंगल ए। इसको हम लोग बोल देंगे एंगल बी, और इसको बोल देंगे एंगल सी इसके लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये बेस इसको मान लेते हैं, इसको बेस एक, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन खींच कर देते हैं। और उसके बाद से हम लोग इसी के ठीक पैरेलल समांतर एक रेखा और खींच देते हैं, ऐसे ऐसे एक समांतर रेखा है, टेढ़ी रेखा नहीं है दोस्तों, ये इसके समांतर है। ठीक है, तो अब हम लोग ने अभी यहाँ क्या पढ़ा, हम लोग ने ये पढ़ा कि अगर कोई दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ये और ये, इनके बीच में एक तिर्यक रेखा ये हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो ये जो एकांतर कोण है वो इस एकांतर कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये बी तो ये भी बी, एंगल बी तो ये भी एंगल बी हो गया। अब दोस्तों अब इस साइड को देखते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा ऐसे खींच दी गई है, ये तिर्यक रेखा ऐसे खींच दी गई है। तो जो ये एकांतर कोण है वो इस एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, ये एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को एक चीज पता होगी कि कोई भी एक रेखा पे, एक लाइन है, उसके एक तरफ मैक्सिमम 180 डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है एक तरफ, रेखी कोण जिसको बोलते हैं 180। अगर ये पूरा हो जाएगा तो ये नीचे भी 180 बनता है। तो ये पूरा जब बोलते हैं कि एक पॉइंट पे 360 कोण बनता है।
ठीक है, पूरा घूम जाते हैं। जो अभी हम लोग पिछले उसमें देखा कि सर्कल में जब पूरा घूम रहे थे तो 360 हो रहा था, तो यहाँ भी जब पूरा घूमेंगे तो 360 होता है। और एक तरफ ही अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ही घूम रहे हैं तो हमारा 180 होगा, इतना 180 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन थी, पैरेलल इसके थी, तो इस लाइन के एक तरफ पूरा जो ये कोण बना, ठीक है, ये 180 होगा। और ये कर देंगे तो ये भी 180 हो जाएगा, तो पूरा 360 होगा। तो अब ये 180 किसके किसके बराबर है? एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। तो अगर हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये दोस्तों यहीं से प्रूफ होके आ जाता है कि आपका जो तीनों कोणों का योग जो है वो आपका 180 होता है। ठीक है, यहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा। ये एंगल बना लीजिए, मैं आपको डिग्री में दिखा दिया हूँ, ये एंगल यहीं से ये दोस्तों प्रूफ हो जाता है कि 180 डिग्री होता है तीनों। तो दोस्तों ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये जानते नहीं हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे कि ये 180 डिग्री होता क्यों था। बस हम लोग ने याद कर लिया था, कोई बता दिया कि हाँ तीनों कोणों का योग 80 है, 180 है। कभी कभी तो हम लोग को याद भी करना पड़ता था, कुछ कुछ जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को याद भी करना पड़ता था। तो कई लोग अभी भी याद करके ही रखे होंगे कि हाँ 180 होता है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ समझ लिया कि हाँ 180 क्यों होता है, ये अब आपको भूलने वाला नहीं है, कभी कभी आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें पटवारी का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का क्लास कवर होने वाला है। और दोस्तों अभी मैं आपसे जब बोला स्टार्टिंग में कि एक ऐसा वीडियो आने वाला है इस चैनल पे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है पटवारी, उसको भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर होगी। और मैथ्स और रीजनिंग की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग कि आपको 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन करके आएंगे, सही करके आएंगे वहां पे एग्जाम में, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा। और उसमें हम लोगों ने आगे क्वेश्चन सीरीज भी चलाने वाले हैं। क्वेश्चन सीरीज हम लोग जब चलाएंगे तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए, और हम लोग नेक्स्ट अब टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे और हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों बस आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो कैसा लगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।